जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसवी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित, यानी बैठने की व्यवस्था। कि कुछ लोग बैठे रहते हैं एक लाइन में और कुछ सर्कल में बैठे होते हैं। तो हमने ये वीडियो को अलग अलग पार्ट में बनाने का निर्णय लिया है। मैं पहले लीनियर अरेंजमेंट्स यानी एक लाइन में एक कतार में कुछ लोग बैठे हुए हों या बेंच पर बैठे हुए हों, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए वो मैं करवाऊंगा। इसके हो सकता है 2-3 वीडियो लेक्चर आप लोग को मिले, ठीक है। और फिर इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो होगा सर्कल के चारों ओर, वृत्ताकार टेबल के चारों ओर, गोलाकार टेबल के चारों ओर या वर्गाकार टेबल के चारों ओर कुछ लोग बैठे होते हैं। उनका फेस सेंटर की ओर भी होता है, सेंटर से बाहर की ओर भी होता है। तो उस कंडीशन में हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए, उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसमें आपका हेक्सागोनल टेबल और ऑक्टागोनल टेबल के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वो जब हम लोग सर्कुलर वाले स्टार्ट करेंगे वो उस समय देखेंगे, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट्स के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है लीनियर अरेंजमेंट्स का और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है सर्कुलर अरेंजमेंट्स का, ठीक है। तो लीनियर अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग इसका कंसेप्ट समझते हैं कि लीनियर अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ये जो आपको मैंने लिखा है कि लीनियर अरेंजमेंट्स यानी लाइन में कुछ लोग अगर बैठे हों, वो उस लाइन को हम लोग बेंच भी बोल सकते हैं, है ना। एक कतार में खड़े भी होंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो यानी लाइन, बेंच, रो, क्यू, इन सब का नाम होता है रेखा, बेंच, पंक्ति या कतार, ठीक है। ये हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ लोग बैठे हुए हों तो उस कंडीशन में हमें कैसे देखना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 2 केस लिया है। एक फेस नॉर्थ अगर उनका रहे, है ना, मान लिया 5 आदमी 6 आदमी, एग्जाम्पल में हमने 5 आदमी का लिया है। कुछ लोग इस तरह से बैठे हुए हैं और उनका फेस जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, नॉर्थ फेस है, ठीक है। और ये दूसरा कंडीशन लिया है हमने साउथ फेस यानी दक्षिण दिशा की ओर उनका मुंह है। तो उस कंडीशन में कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हो सकता है उसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ रहे, है ना, कि कुछ लोग बैठे हुए हों, उनका फेस नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है, वो भी दे सकता है। तो अगर हम लोग ये 2 पार्ट हम लोग समझ जाएंगे तो उस कंडीशन में हमें ईजिली बनाना आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद ईस्ट और वेस्ट भी पूछेगा तब भी आप उसका आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिया है कि सपोज दैट 5 बंदे हैं, A, B, C, D और E, और इनका फेस किधर है, नॉर्थ फेस है, ठीक है। सी बीच में है। तो यहाँ पर सी के इधर जितने भी होंगे, सी के ये साइड जितने लोग भी बैठे होंगे उनको कहा जाएगा कि ये सी के बाईं ओर है, सी के लेफ्ट साइड है। और इधर जो भी बैठे होंगे वो सी के राइट साइड है, ठीक है। इसी तरह डी के कंडीशन में भी डी के राइट साइड इधर ई हो गया और लेफ्ट साइड सी हो गए, बी हो गए, ए हो गए, है ना। ये सभी के केस में ये लागू होगा। तो इस तरह से ई जो है वो सबसे किनारे पे बैठा है। किधर किनारे पे, तो एकदम दाईं ओर। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम राइट। EXT हमने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम राइट, इधर एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। तो अगर नॉर्थ फेस रहे इनका, तो जो इधर बंदा बैठा है उसको बोलेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट यानी एकदम बाईं ओर, यानी बाएं किनारे पर, ये भी बोलते हैं। और ई जिधर बैठा है उसको बोलेंगे एक्सट्रीम राइट यानी दाएं किनारे पे एकदम दाईं ओर, ठीक है। अगर आप इधर से काउंटिंग करते हैं या इधर से शुरू करते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रॉम द लेफ्ट एंड, बाएं से शुरू करना। तो बाएं से पहला नंबर पे जो भी आता है बंदा वो एक्सट्रीम लेफ्ट कहा जाता है, ठीक है, एकदम बाईं ओर कहा जाता है, ओके। और अगर इधर से अगर स्टार्ट करें तो उस केस में दाईं ओर से पहला व्यक्ति जो भी बोलेगा उसको क्या बोला जाएगा, एक्सट्रीम राइट, दाईं ओर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इधर बाईं ओर से पहला व्यक्ति ए हुआ तो दूसरा व्यक्ति कौन होगा, बी, तीसरा व्यक्ति कौन होगा, सी, चौथा व्यक्ति डी और 5वां व्यक्ति कौन होगा, ई। तो राइट साइड से अगर आप चलेंगे तो पहला व्यक्ति कौन हुआ, ई, दूसरा व्यक्ति डी, है ना, तीसरा व्यक्ति सी और चौथा बी, 5वां ए। ऐसे करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ एक्सट्रीम लेफ्ट राइट सब लिखा हुआ है। तो अगर इनका फेस साउथ हो जाए तो वैसे कंडीशन में जो बंदा बीच में बैठा रहेगा
वो उनके इधर साइड वाले को बोलेंगे राइट साइड यानी दाईं ओर, और इधर जो भी बैठे रहेंगे उसको बोलेंगे बाईं ओर। इसलिए यहाँ पर ए के लिए हमने लिखा है ये बाएं किनारे पे मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ना। और फिर इधर जो ई बैठा है उसके बारे में क्या बोला जाएगा कि एकदम दाईं ओर बैठा है, एक्सट्रीम राइट साइड में बैठा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर राइट लेफ्ट के बारे में यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वही बात है, इन दोनों में कंडीशन में आप यहाँ ध्यान से देखिए। सी के अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में पूछूं सी के इमीडिएट लेफ्ट में तुरंत बाईं ओर कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, बी। और इधर अगर मैं पूछूं सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तब भी आप क्या बोलेंगे, बी ही बोलेंगे ना, डी तो नहीं बोलेंगे कि साउथ फेस है, बाएं इधर होता है। इसी तरह यहाँ पर अगर ए और डी में बोला जाए तो ए के राइट में थर्ड नंबर पे डी है और डी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे ए है, तो यहाँ भी जो होगा वो ए के राइट में थर्ड नंबर पे डी ही कहा जाएगा और डी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे ए को बोला जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो नॉर्थ फेस के हिसाब से तो राइट लेफ्ट हम लोग समझ गए, साउथ फेस के हिसाब से भी राइट लेफ्ट समझ गए। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं लिखा है कि उसका साउथ फेस है या नॉर्थ फेस है या ईस्ट फेस है, कुछ भी डायरेक्ट सिंपल लिखा है, तो आप नॉर्थ मान के ही बनाएंगे तो आंसर आपका हमेशा सही होगा, सेम आएगा। कोई बंदा नॉर्थ मान के बनाए कोई बंदा साउथ मान के बना ले उसी क्वेश्चन को, तो ऐसा नहीं है कि आंसर दोनों के अलग अलग आएंगे, सेम ही आंसर आएंगे, बशर्ते उनका कंडीशन क्या होना चाहिए, वो नॉर्थ केस में नॉर्थ के हिसाब से राइट और लेफ्ट देखें और साउथ फेस में साउथ के हिसाब से राइट और लेफ्ट चलें, ठीक है। दोनों कंडीशन में आंसर सेम आता है। उसी को अच्छी तरह समझाने के लिए हमने यहाँ पर नीचे के एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। इसको मैं दोनों साइड से बनाकर दिखाऊंगा, राइट से ये सॉरी नॉर्थ फेस से भी और साउथ फेस में भी ये दोनों क्वेश्चन बनाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अमंग द 5 पर्सन पी क्यू आर एस टी पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट हमें समझनी है, एक पॉइंट एंड का समझना है और दूसरा पॉइंट हु का समझना है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। हिंदी में एंड यानी और का मतलब समझना है कि किसके लिए लागू होता है और जो अगर लिखा रहे तो वो क्या, और अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एंड जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए लागू होता है, तो यहाँ पर जो एंड है वो किसके लिए लागू हुआ है, ये लागू हुआ है पी के लिए। पी जो है वो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पे है और आर के तुरंत बाईं ओर है, तो कौन आर के तुरंत बाईं ओर है, तो पी आर के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है। फिर यहाँ पर हु जो लिखा है वो जिसके पास लिखा होता है उसके लिए लागू होता है। समझ में आ गया बात आपको, तो यहाँ पर हु आर के लिए लागू होगा। यहाँ पर अगर एंड होता तो फिर ये फर्स्ट पर्सन के लिए हो जाता, लेकिन ये हु लिखा है तो सेकंड पर्सन के लिए लागू होता है। अगर मैं यहाँ एंड हटा दूँ, यहाँ हु लिख दूँ, तो ये क्यू के लिए बोला जाएगा, क्यू के बारे में बोला जाएगा, लेकिन एंड लिखा है तो ये पी के बारे में बोला गया है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग नॉर्थ और साउथ मान के बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्थ के लिए मैं इधर बनाऊंगा और साउथ के लिए इधर बनाऊंगा। तो सबसे पहले जिसके भी राइट और लेफ्ट कन्फर्म दिया रहे पहले उसको हमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला है, पी जो है क्यू के राइट में थर्ड नंबर पे है, तो अगर मैं क्यू यहाँ रखूँ तो इसके राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो पी आ जाएगा, ठीक है। एंड इज लेफ्ट ऑफ आर, हिंदी में क्या लिखा है, 5 व्यक्ति जो है पी क्यू आर में पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे थे, क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे हुआ और आर के तुरंत बाएं है, तो इसका मतलब है आर यहाँ होगा, तभी ना आर के तुरंत बाईं ओर पी हुआ, ठीक है। एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद बोला है हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, जो टी के दाएं दूसरे स्थान पे है, कौन, तो आर के बारे में। आर जो है वो टी के दाएं दूसरे स्थान पे है, इसका मतलब है कि टी जो है यहाँ पर होगा, ठीक है। ये मैं नॉर्थ फेस के हिसाब से, नॉर्थ फेस में एरो ऊपर इंडिकेट करते हैं उसके हिसाब से ये बातें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब बचा नाम कौन, तो इसमें कितने लोग थे भाई, तो 5 फ्रेंड्स थे, पी क्यू आर एस और टी, तो एस बच गया, तो ये जगह किसके लिए बचेगा, एस के लिए होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस, तो एस का पोजीशन क्या है भाई, तो आप बोल सकते हो बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, बोल सकते हो क्यू और टी दोनों के बीच में, है ना।
ये भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया है। तो कोई ऑप्शन देगा तो उसमें से आप यहाँ पर आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये नॉर्थ फेस के हिसाब से बताया। अब मैं आपको साउथ फेस में यही क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। अब देखिए, यही क्वेश्चन अगर साउथ फेस के हिसाब से बनाना पड़े तो फिर उस केस में क्या होगा, तो मैं एरो नीचे की ओर इंडिकेट कर देता हूँ। ठीक है, नीचे की ओर एरो इंडिकेट करने का मतलब हो गया कि साउथ फेस हो गया, और उसके लिए राइट और लेफ्ट होता है। हमारा राइट और लेफ्ट से जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है P इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, तो इसका मतलब है कि जहाँ पर आप Q रखेंगे, मान लिया मैं Q यहाँ रखता हूँ, तो इसके राइट इधर काउंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है जी, पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे ये पी हो गया। ओके, और एंड है इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, और आर के तुरंत बाईं ओर है, तो इसका मतलब आर को मैं इधर नहीं रखूंगा, मेरे को आर को इधर रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये आर के तुरंत बाईं ओर इधर हो जाएगा। आ गया समझ में। फिर इसके बाद था हु, यानी जो आर के लिए इंडिकेट है। ठीक है, जो टी के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो अब आर तो बैठा हुआ है, तो टी को कहाँ बैठाएंगे भाई, तो इधर बैठाएंगे, ताकि आर जो है वो टी के दाईं ओर सेकेंड प्लेस पे हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर टी के दाईं ओर सेकेंड प्लेस पे आर हुआ था ना। ठीक है, तो ये नॉर्थ फेस था ना, तो नॉर्थ फेस में हमारा राइट इधर हुआ। ठीक है, और लेफ्ट इधर हुआ, तो उसके साथ नॉर्थ फेस में बनते हैं। और साउथ फेस में हमारा राइट अगर इधर है तो साउथ वाले के लिए वो लेफ्ट कहा जाएगा, हमारा लेफ्ट इधर है तो साउथ वाले के लिए राइट होगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर Q से पहले क्या किया, Q बैठाया, Q से थर्ड पोजीशन पे P को बैठाया, फिर उससे R निकाल दिया, अब T फिर निकाल दिया। अब ये जगह मेरे लिए किसके लिए बचा, तो 5 फ्रेंड में S के लिए बच गया, और तो कहीं S सेट नहीं हो सकता, यहाँ तो किसी को रखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये पूछा है S की स्थिति क्या है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ S, तो S के बारे में ये ऑप्शन जो भी लेगा वो हम लोग लेंगे। तो ऑप्शन क्या हो सकता है, बिटवीन T एंड Q, Q और T के बीच में। तो देखिए Q और T के बीच में यहाँ भी है ना S। ठीक है, बोल सकते हैं ना हम लोग, Q के इमीडिएट राइट में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर S किसके इमीडिएट राइट में है, तो Q के ही इमीडिएट राइट में है। ध्यान रखिएगा, Q के ही तुरंत दाएं है, और T के तुरंत बाईं ओर है। तो इसमें भी Q के दाईं ओर, तुरंत दाईं ओर S है, और T के बाईं ओर है। मतलब आंसर तो सेम आ रहा है ना, आंसर तो अलग अलग नहीं आ रहा है दोनों में, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम लोग किसी भी क्वेश्चन को अगर नॉर्थ मान के बनाएं या साउथ मान के बनाएं, दोनों कंडीशन में आंसर हमेशा सेम आता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन आपको ना दिया रहे तो आप सिंपल नॉर्थ मान के बना सकते हो। साउथ डायरेक्शन में दे दिया और आपने नॉर्थ मान के बना दिया, तो उसके हिसाब से राइट लेफ्ट लेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ अगला क्वेश्चन हम करें, प्रैक्टिस करें आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या लिखा है, A, B, C, D and E are sitting on a bench। 5 बंदे हैं A, B, C, D, वो एक बेंच पर बैठे हैं। A is sitting next to B, A B के पास बैठा है, बगल में बैठा है, तो वो बगल में राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन, फिर मैं शुरू करूँगा लगाना। D is not sitting with E, D E के साथ नहीं बैठा है। Who is on the left end of the bench। अब ये who किसके लिए है, तो ध्यान रखिएगा, ये who जो आया है वो E के लिए लागू हुआ है। ठीक है, D E के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं किनारे पे है, तो कौन बेंच के बाएं किनारे पे है, तो E के लिए लागू हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हिंदी में है वो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन है, तो ये जो है वो सेकेंड पर्सन के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और एंड रहता और रहता तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए लागू होता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। इंग्लिश में हु जिसके पास होता है वो समझ में आ जाता है कि हाँ उसी के लिए होगा। ठीक है, सेकंड पर्सन। ओके, फिर इसके बाद बोला है सी दाएं किनारे से दूसरे स्थान पे है, फिर ए और सी एक साथ बैठे हैं, और फिर दाएं किनारे पे कौन बैठा है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप 5 बंदे हैं बेंच पे बैठे हैं, तो पहले 5 आदमी का मैं जगह बना सकता हूँ। ठीक है जी, 5 आदमी का जगह बन गया। सबसे पहले हमें कौन सा लेना चाहिए, तो जो कन्फर्म है, राइट साइड से सी किस पोजीशन पे है, तो राइट साइड से सी दूसरे नंबर पे है, तो सी यहाँ पर हो गया। ठीक है, और ई के बारे में क्या था, हु इज़ ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, तो ई के बारे में था कि वो बेंच के बाएं किनारे पर है, तो बाएं किनारे पे ये हो गया। ठीक है, और फिर लिखा हुआ था डी इसके साथ नहीं बैठा है, तो डी कहाँ जाएगा भाई, या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा, ये 2 जगह बचा ना।
ठीक है। अब बचे हुए लाइन को हम लोग पूरा करें। समझ में आया जो मैंने बताया? सबसे पहले मैंने सी को सेट किया, फिर उसके बाद ई को सेट किया। आप पहले ई को सेट कर सकते थे, बाद में भी सी को सेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन देखिए, ए बी के साथ है, इधर आपका ए और सी भी साथ साथ बैठे हैं, तो इसका मतलब ये तभी होगा ना, ए बीच में बैठेगा इन दोनों के, तभी हो सकता है। अगर मैं इधर ए रख दूँ तो ये सी के बगल में तो हो जाएगा, फिर इधर जगह कहाँ है, बी कहाँ सेट करेंगे, इसलिए ए को यहाँ रखना चाहिए, ठीक है। ए यहाँ रख दिया तो ए और सी एक साथ हो गए, और इधर बी यहाँ रख देंगे तो ए बी के बगल में भी हो गया, ठीक है। तो अब ये जगह किसके लिए बचा, तो डी, ठीक है। तो ये डी जो है ये कहा जाएगा एक्सट्रीम राइट में है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, दाएं किनारे पे कौन बैठा है, हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट, तो वो आंसर बनेगा डी। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन मैं लूँगा वो पहले थोड़ा आसान वाला लूँगा, ठीक है। पहले हम लोग लेंगे एसएससी लेवल का, पुलिस लेवल का, है ना, फिर उसके बाद लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो बैंक लेवल का, सीसेट लेवल का, वो सब क्वेश्चन मैं आगे आगे धीरे धीरे करवाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया तो इसको फिर से आप वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा सुन लें, ताकि वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें हम लोग। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है कि इसमें जो है 7 बंदे हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये एक कतार में बैठे हुए हैं। जी ए और ई के बीच में है, ठीक है। फिर एफ और ए के बीच में एक बंदा है, ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर डी राइट में बैठा है, सी और बी के बीच में 3 बंदे हैं। तो आपसे पूछा है जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हमें बनाना शुरू करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ भी तो फेस नहीं दिया है नॉर्थ को, ठीक है ना, तो आप नॉर्थ मान के ही बनाइए, लेकिन ये बीच में जो बोला है उसके हिसाब से सेट कीजिएगा। आपका पहला लाइन क्या बोला है कि जी इज बिटवीन ए एंड ई। देखो मैं अगर इधर ए रखूं और इधर ई रखूं तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा भाई, तो जी आ जाएगा, आएगा ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ई इधर हो जाए, ठीक है, और ए इधर हो जाए और उनके बीच में जी आ जाए, हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों के बीच में बोला है, राइट और लेफ्ट तो नहीं बोला है, ठीक है। अगला लाइन पढ़ें क्या लिखा है, एफ एंड ए हैव वन बॉय बिटवीन देम। एफ और ए के बीच में एक लड़का है, तो यहाँ पर ए है तो एफ इधर हो जाएगा। अब इनके बीच में एक लड़के को सेट करना है, वो कौन है, बाद में सेट हो जाएगा। तब इधर इस कंडीशन में ए इधर बैठा है तो एफ को यहाँ सेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद बोला है ई और सी के बीच में 2 लोग हैं। अब ई देखो यहाँ पर है तो सी कहाँ बैठाएंगे, क्या मैं इधर बैठा सकता हूँ, 1 2, फिर सी इधर बैठा दिया, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आप इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि यहाँ पर कितने नाम हैं, सिर्फ 7 नाम है, इसलिए यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को सी यहाँ बैठाएंगे ताकि सी और ई के बीच में 2 लोग सेट हो जाए। इसी तरह सी जो है वो यहाँ बैठाना पड़ेगा ताकि सी और ई के बीच में 2 लोग सेट हो जाए, ठीक है जी। फिर इसके बाद डी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, डी बी के राइट में, अभी डी बी का नाम नहीं है, इसको छोड़ दो। सी और बी के बीच में 3 बंदे हैं, तो देखिए सी तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर सी और बी के बीच में क्या बोला है कि 3 बंदे हैं, तो सवाल उठता है कि अब बी को कहाँ बैठाएं। तो क्या मैं बी को इधर बैठा सकता हूँ, नहीं, इधर लेफ्ट साइड नहीं बैठा सकते, फिर उसी तरह 8 आदमी की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब सी के और बी यहाँ रखेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि सी और बी के बीच में 3 आदमी आ गए। इसी तरह यहाँ पर ये बी को यहाँ रखना पड़ेगा ताकि सी और बी के बीच में 3 आदमी हो जाए। इधर अगर रखते हैं तो फिर बीच में 8 आदमी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब अगला बोला था, जो ये लाइन छोड़ दिया था हमने कि डी सिटिंग टू द राइट ऑफ द बी, बी के राइट में डी है तो डी इधर हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर पॉसिबल है डी को यहाँ रखना, नहीं पॉसिबल है ना, राइट में तो इधर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ राइट लिखा है तो इसको इमीडिएट राइट ही मानना चाहिए, इसलिए ये वाला केस जो है फेल हो जाएगा, आपका ये केस सही माना जाएगा। समझ में आया क्यों फेल हो गया, क्योंकि बी के राइट में डी जो है वो यहाँ पर सेट नहीं हो पा रहे थे, इसमें सेट हो गए, इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही 2 केस लिया ताकि अगर एक केस फेल हो जाए तो दूसरा केस हमें तुरंत समझ जाए। अब मान लिया पहले ये बनाते,
ठीक है। अब ये फेल होता, फिर दोबारा फिर से पढ़ते, फिर से ये स्टार्ट करते बनाते तो टाइम ज़्यादा लगता ना, तो इसलिए आपको मैंने एक साथ दोनों करवा दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज टू द थर्ड राइट ऑफ जी, तो जी के राइट में थर्ड नंबर पे कौन है, तो डी आएगा। ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा बना, सेकेंड। ठीक है ना आसान। अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो है आपका चेहरे का दिशा भी दिया हुआ है। ठीक है। क्या लिखा है, P Q R S T U and V are sitting in a row facing south। ठीक है। P Q R S T U V कितने लोग हो गए भाई, तो 7 बंदे हो गए, और इनका चेहरा जो है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है। U is to the immediate right of T, U T के तुरंत दाईं ओर बैठा है। ठीक, दाईं है। ठीक है। फिर आगे लिखा है T is 4 to the right of V, T V के दाईं ओर चौथा व्यक्ति है। R is the neighbor of Q and S, R Q और S का पड़ोसी है। फिर लिखा है the person who is third to the left of S is at one offense, वह व्यक्ति जो S के बाईं ओर तीसरा है एक छोर पे है, एक किनारे पे बैठा है। ठीक है। चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। ठीक है। ये कंडीशन हमें दिया हुआ है, और उसके बाद 2 क्वेश्चन हमने पूछा है इसमें कि क्या आंसर आएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में साउथ लिखा हुआ है, तो साउथ मान के बना देंगे। अगर नॉर्थ मान के बनाते तो क्या मेरा आंसर गलत हो जाता, मैं दोनों में आपको बता करके समझा दूंगा। ठीक है जी। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें, तो जिसका पहले कंफर्म दिया हुआ, U इज टू द इमीडिएट राइट। ठीक है। जिसमें राइट लेफ्ट दिया रहे पहले उसी को लेना चाहिए। तो U T के तुरंत दाईं ओर बैठा है। अब ये साउथ फेस है, तो साउथ फेस में आपको यहाँ पर मालूम है हमारा जो लेफ्ट होगा साउथ वाले के लिए राइट होगा। तो U T के तुरंत दाईं ओर बैठा है, तो अगर मैं T यहाँ पर लूँ तो इसका राइट इधर होगा ना, हमारे लिए तो लेफ्ट है बट T के लिए क्या है, राइट होगा, क्योंकि साउथ फेस है ना, उल्टा होता है यहाँ पर। ठीक है। तो U T के तुरंत दाईं ओर हो गया। ठीक। आगे फिर T जो है वो V के दाएं चौथे स्थान पे है। अब यहाँ पर तो T बैठ गया, अब V के दाएं यानी V इधर होगा साउथ फेस के हिसाब से, 1 2 3, अब V यहाँ रखेंगे तो V के दाएं चौथे स्थान पे T यहाँ पर हो जाएगा ना, V के राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 देखिए 6 व्यक्ति का जगह हो गया है। 7वां व्यक्ति या तो U के पास या तो V के पास होगा। ठीक है। अब आगे लिखा है R इज नेबर ऑफ Q एंड S, इसका मतलब R बीच में होगा, Q और इसके आजू बाजू बैठेंगे। ठीक है। तो ये यही पॉसिबल है, और तो कहीं पॉसिबल है नहीं। तो R जो है वो बीच में यहाँ बैठा देंगे। अब Q और S को कहाँ बैठाएं, क्या Q यहाँ होगा, S इधर होगा, या ऐसा भी पॉसिबल है कि S इधर हो जाए और Q इधर हो जाए। ठीक है ना। ये डिसाइड कैसे होगा, तो यहाँ पर अगला लाइन से क्या लिखा है, द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, जो व्यक्ति S के बाएं तीसरे स्थान पर है वो किनारे पे है। अब देखो, अगर S यहाँ बैठेगा तो यहाँ पर किनारे पे इधर एक ही बंदे की जरूरत है ना, तो इसके बगल में एक बंदा है, तो अब तीसरा के लिए 2 बंदे की और की जरूरत पड़ेगी, है ना। 2 बंदे यहाँ पर जरूरत पड़ेंगे, तभी तो S के बाएं, अगर S यहाँ है तो S के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे इधर को जाएगा, क्योंकि लेफ्ट बोला है ना, तो लेफ्ट तो इधर ही होगा ना, साउथ फेस है ना ये। ओके। तो इसका मतलब है S यहाँ सेट नहीं कर सकता, तो जब S यहाँ सेट नहीं करेगा तो S यहाँ सेट होगा। अब S के लेफ्ट में V किनारे पे हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको, मैं फ्रेश यहाँ से फिर से बना दूँ, इसको हटा दूँ। अभी यहाँ पर मैंने इसको मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर समझाया मैंने। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, U रख देता हूँ, T रख देता हूँ फ्रेश आपको दिखाने के लिए। अब Q यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सेट हो जाएगा S। ठीक है। और R यहाँ रहेगा ही रहेगा, और Q यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है। और Q के बगल में V यहाँ पर था। समझ में आया क्यों, क्योंकि बोला है S के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे जो भी बंदा होगा वो किनारे पे होगा, इसका मतलब इधर कोई बंदा अब नहीं होगा। तो अब किसका नाम बचा, वो कहाँ जाएगा, तो वो U के पास जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर नाम क्या बचे, P यहाँ पर सेट हो जाएंगे। ठीक है। ये मैंने जो बनाया है ध्यान रखिएगा, साउथ फेस के हिसाब से बोला है तो साउथ फेस के हिसाब से बना दिया है। अब आंसर मिलाते हैं हम लोग, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन है, तो देखो ये R यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर ये R है तो इसके लेफ्ट इधर ही होगा, तो लेफ्ट में तो 2 ही व्यक्ति हैं, तो थर्ड नंबर पूछा है ना,
पॉसिबल है कोई, नहीं होगा तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा है, नो पर्सन, ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं, इसलिए आंसर यहाँ पर होगा नो पर्सन, कोई व्यक्ति नहीं। समझ में आ गया। आर के बाईं ओर तीसरा कौन है, तो कोई व्यक्ति नहीं। फिर बोले व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी, पी का पोजीशन क्या है भाई, तो पी किनारे पे है, किधर है, तो टी और आर के बीच में नहीं हो सकता, एक्सट्रीम लेफ्ट, इसको क्या बोलेंगे, साउथ फेस वाले को लेफ्ट इधर बोलते हैं बी साइड में, और इधर जहाँ पी बैठा है उसको एक्सट्रीम राइट बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर भी डी आएगा, ठीक है, तो इसलिए दाएं छोर पे डी होगा। समझ में आ गया, ये यहाँ पर आंसर बना। तो ये मैंने जो साउथ क्वेश्चन बोला है कि साउथ फेस है, उसके हिसाब से बना दिया। अगर ये नॉर्थ फेस बोला होता तो उस कंडीशन में क्या आंसर चेंज हो जाता, मैं सेम क्वेश्चन को नॉर्थ फेस मान के बना देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर बनाता हूँ ये आपको दिखाने के। देखिए सबसे पहले लाइन क्या है, U इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T। चलिए मैं ऊपर ही बनाता हूँ, T के इमीडिएट राइट में U है, तो मैं अगर T यहाँ रखूँ तो इसके इमीडिएट राइट में अब U को मेरे को इधर रखना पड़ेगा नॉर्थ फेस के हिसाब से, और फिर बोला है T जो है V के राइट में, तो V को इधर रखना पड़ेगा, फिर V के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर T हो गया फोर्थ, ठीक है, तो ये V के राइट में T चौथे स्थान पे हो गया, मतलब R बीच में होगा। अब डिपेंड करता है मैं Q और S को कहाँ रखूँ, इधर रखूँ या इधर रखूँ, तो ये लाइन आपका लास्ट वाला यहाँ काम आएगा, द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S इज एट वन ऑफ एंड। अब S यहाँ रखेंगे तो इसके लेफ्ट में थर्ड इधर ही आना है ना, तो पॉसिबल तो है नहीं, एक ही बंदा है, एक और आदमी आ सकता है, 2-3 आदमी चाहिए ना इसके, इसलिए यहाँ पर ये S इधर हो जाएंगे। अब S के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे V हो जाएगा, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, V किनारे पे हो जाएगा, ठीक है, तो Q यहाँ पर सेट हो जाएगी, ठीक है, 6 बंदे सेट हो गए, बचा P। अब V यहाँ पर किनारे पे है तो इसके बगल में तो कोई नहीं आ सकता, तो P को कहाँ जाना पड़ेगा, U के पास, ठीक है जी। तो ये हमने नॉर्थ फेस के हिसाब से बनाया, ध्यान रखिएगा, एरो ऊपर दिखाने का मतलब होता है नॉर्थ फेस, और इधर डाउन में एरो मतलब होता है कि साउथ फेस, ठीक है, ये आप पहले जान चुके हैं। अगर डायरेक्शन की नहीं आपकी नॉलेज है तो मेरा डायरेक्शन से एक वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, आप वो डायरेक्शन का पार्ट उस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मैं फिर से पढ़ूँ इसमें, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, हु लेफ्ट ऑफ आर, आर के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो देखिए यहाँ पर आर के बाएं 2 ही बंदे हैं ना, तीसरा कोई नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या आ रहा है, नो पर्सन आ रहा है ना, सेम आंसर आ रहा है। दूसरा पूछा था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी, पी का पोजीशन क्या है भाई, तो पी यहाँ पर भी इस साइड है, तो इस साइड को जो रहेंगे नॉर्थ फेस में उसको क्या बोलेंगे, एकदम दाईं ओर, एक्सट्रीम राइट, दाएं छोर पे, ठीक है, तो आंसर देखिए सेम आया ना। और कुछ भी क्वेश्चन पूछता P और T के बीच में कौन है, तो U है, यहाँ भी देखिए P और T के बीच में कौन है, तो U है। क्वेश्चन और भी आप जो भी मिलाएंगे वो सब आपका सेम ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर साउथ की जगह ईस्ट लिख देते, वेस्ट लिख देते, तो आप नॉर्थ मान के बना लेते, आंसर आपका सेम आता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साउथ फेस बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप नॉर्थ फेस मान के बनाइए आराम से और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करें हम लोग। अब देखिए बच्चों, ये जो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है इन एन एग्जीबिशन 7 कार्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज ABCDEF और G आर स्टैंडिंग फेसिंग टू ईस्ट। एक प्रदर्शनी में विभिन्न कंपनियों की 7 कारें ABCDEF और G पूर्व दिशा की ओर खड़ी हैं। अब पूर्व दिशा क्या होता है, जिधर ड्राइवर का फेस होगा गाड़ी चलाते वक्त, वही कार का भी फेस माना गया है, ठीक है। अब ईस्ट फेस लिखा है तो आपको ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हम ईस्ट फेस मान के ही बनाएं, आप नॉर्थ फेस मान करके बनाइए, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो मैं आगे पढ़ देता हूँ, आगे क्या लिखा हुआ है, C इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ F, C F के दाईं ओर है, बगल में है, C F के दाएं बगल में है। तो मैं बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ, मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना दूँ, चलिए चलो इधर बनाता हूँ। C F के राइट साइड है, तो F मैं नॉर्थ फेस मान के बना रहा हूँ, ओके, ये F है और F के राइट साइड के बगल में C हो गया, ठीक है जी। फिर इसके आगे लिखा है F जो है वो G के राइट चौथे स्थान पे है। अब F तो यहाँ पर है, तो G के दाएं चौथे स्थान पे, तो G इधर होगा, ठीक है जी। G के दाएं चौथे स्थान पे तो 1 2 3 फिर 4 नंबर भी आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है D कार जो है वो A और B के बीच में है, इसका मतलब है कि यही 3 जगह हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 कार होगी, 7वीं कार या तो C के पास या तो G के पास होंगे, तो
तो यहाँ पर डी कार जो है वो ए और बी के बीच में, चलो इसको अभी रखते हैं, इसको छोड़ के अगर मैं देखूँ आगे पढ़ के, जी जो है विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए इज एट वन ऑफ इट, जी जो है वो किनारे पे होगा और ये ए के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे होगा। तो देखिए ये बनाने से पहले हमें आसान हो गया, ए यहाँ पर होगा और ए के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे जी आ गया जो किनारे पे होगा, ठीक है। अब इधर जो लिखा हुआ था डी जो है वो ए और बी के बीच में है, तो ए इधर हो गया, बी इधर हो गए, तो डी इसके बीच में हो गया ना, ठीक है। देखिए बन गया ना। अब ये कितने कार हुए भाई टोटल, तो 6 कार हुए। हमारे पास एक कार और बच गए, 7वीं कार, वो कहाँ जाएंगे, तो जी तो किनारे पे है, तो यहाँ इसके बगल में तो नहीं आ सकते, बीच में भी एडजस्ट नहीं हो सकते, तो वो जाएंगे कहाँ, यहीं पर, और उसका नाम क्या बचा, ई, ठीक है। तो ई कार जो है वो यहाँ पर सेट होगी। ये हमने आपको नॉर्थ फेस मान के बनाया है, ठीक है। ईस्ट फेस मान के भी बनाते तो डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्थ फेस ऊपर होता है तो उसके राइट और लेफ्ट इधर होते हैं, अब ईस्ट फेस इधर होता है, ठीक है। तो इधर अगर ईस्ट फेस होगा हमारे हिसाब से, ईस्ट फेस इधर हो गया, तो उस केस में ईस्ट फेस वालों के लिए राइट नीचे साउथ की ओर और लेफ्ट जो होते हैं वो नॉर्थ की ओर होते हैं। तो अगर इसी को अगर मेरे को ईस्ट फेस के हिसाब से अगर बनाना पड़ जाता तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर ये अरेंज कैसे होता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं उसको भी इसलिए बता के दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है बनाने की, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ कि अगर आप ईस्ट फेस की ओर मान के बनाते तो क्या होता, ठीक है। देखिए एरो इधर होता है ईस्ट फेस में, ठीक है ना, और इसमें ईस्ट फेस इधर होता है, तो ऊपर की ओर जो इंडिकेट होते हैं वो नॉर्थ फेस होते हैं, ठीक है। ये मैं ईस्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और नीचे की ओर जो एरो जाता है वो साउथ होता है, ठीक है। साउथ यानी क्या बोलेंगे, तो ईस्ट वाले के लिए राइट साइड, ये आर मैंने लिखा है फॉर राइट साइड के लिए, और ऊपर नॉर्थ होता है ना, तो ऊपर नॉर्थ यानी लेफ्ट साइड होगा ईस्ट फेस वाले के लिए, वेस्ट फेस वाले के लिए ये चीज़ उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब अगर यहाँ पर आपको मन है बनाने का तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे ईस्ट फेस के हिसाब से, तो आप यहाँ पर पहला लाइन क्या था, तो C इज़ नेक्स्ट टू द राइट ऑफ F, C जो है F के दाईं ओर है, इसका मतलब आप F अगर यहाँ रखेंगे तो उसके दाईं ओर नीचे की ओर C रखना पड़ेगा। फिर दूसरा लाइन क्या है भाई, F जो है वो G के राइट में चौथे नंबर पे है, तो G के राइट नीचे होता है ना, तो G ऊपर बनाएंगे तभी तो ये पॉसिबल होगा। तो G के राइट में आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और F हो गया 4 नंबर, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ओके। फिर उसके बाद G जो है मैं लास्ट टाइम पढ़ूंगा, A के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है और किनारे पे भी है, तो G किनारे पे होगा, G के ऊपर कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि A यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो A के लेफ्ट में थर्ड नंबर, B तो A इधर है तो B इधर हो गया, तो D कार किधर होंगे, इनके बीच में हो गया ना, आसानी से बन गया। अब क्वेश्चन हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द कार्स आर ऑन बोथ साइड ऑफ C कार, C के दोनों साइड में कौन है भाई, तो देखो C यहाँ पर है ना, इसके दोनों साइड में कौन है, F है और E है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, थर्ड। क्या इसमें कोई और है, तो देखिए C कार के लिए, अच्छा सॉरी यहाँ पर तो मैंने 6 कार बनाया ना, E कार के लिए जगह तो नीचे ही हो गया ना, और तो कहीं पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए यहाँ भी F और E ही बन रहा है C के दोनों साइड में कार, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, D इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ A, D जो है वो A के लेफ्ट में नेक्स्ट में है, तो ये सही है, D A के लेफ्ट में करेक्ट है, ठीक है। B इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ G, क्या B G के लेफ्ट में, नहीं, ये G के राइट में है, देखिए यहाँ पर G के राइट में नीचे होता है ना, B यहाँ पर राइट में नीचे आएगा, और D A के लेफ्ट में, तो D A के लेफ्ट में ऊपर हुआ, ठीक है, तो इसलिए ये सही हो गया, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे, आगे भी पढ़ो सब गलत है। B क्या किनारे पे है, तो नहीं किनारे पे नहीं है। दूसरा बोला G इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D, D के जबकि लेफ्ट में G है, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हुआ, तो सही कौन हुआ, सेकेंड, ठीक है। मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, वही हुआ, D A के बगल में है, ठीक है, लेफ्ट में है, बाईं ओर है, ओके। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजीशन ऑफ E, E का पोजीशन क्या करेक्ट है, तो यहाँ लिखा है पहला नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ C, ये है ना, तो दाईं ओर बोलेंगे, इधर भी दाईं ओर इधर होता है, तो ये आपका पहला गलत हुआ। दूसरा बोला नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ B, C जो है B के लेफ्ट में, नहीं, तो ये भी नहीं है, B C में गैप है, यहाँ भी देखिए गैप है, नहीं होगा। फिर बोला है बिटवीन B एंड F, तो क्या B और F के बीच में है, तो नहीं, ये भी नहीं सही है, ठीक है। यहाँ पर E का पोजीशन बताना है ना, 4 टू द राइट ऑफ D, D के राइट में चौथे नंबर पे, तो D के राइट में चौथे नंबर पे E है।
यहाँ से भी और इधर से भी राइट में चौथे नंबर पे ई होगा। ठीक है, 1 2 3 4, तो इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? तो थोड़ा सा पैसेंस रख के आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए आज मैं इतना ही छोड़ता हूँ। फिर अगला जो वीडियो लेक्चर मेरा होगा उसमें थोड़ा सा लेवल में बढ़ाऊँगा, उसमें बैंक टाइप के क्वेश्चन कुछ होंगे, सीसेट में आने वाले क्वेश्चन होंगे, है ना, जो थोड़ा सा हाई लेवल यूपीएस एसआई वगैरह के एग्जाम में जो होता है ना, उसमें वो आपको काम आएगा। ठीक है, एसएससी में ज़्यादा बहुत हार्ड लेवल के नहीं आते। ये वीडियो का फर्स्ट लेक्चर जो है एसएससी के लिए काफ़ी है, इसका बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लें उतना काफ़ी है, उतना काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप आगे सीखना चाहते हैं तो आप इसके आगे भी वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो इसका इंतजार कीजिए, आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगला वीडियो लेक्चर जैसे ही लीनियर अरेंजमेंट का पार्ट 2 आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।